हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो पूरा हिंदी मीडियम के लिए अपलोड किया जा रहा है। और इस चैप्टर को आप लोग बड़े ही प्यार से पढ़िएगा और अपने साथ एक कॉपी पेन को लेकर के नोट करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई आपको तभी और अच्छे से समझ में आएगा जब आपके पास कॉपी पेन ये सब चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और केवल लेक्चर देखने से, लेक्चर तो सुन लेंगे आप एक बार और उसके बाद फिर तुम्हें यह भूल भी जाएगा। तो भूले ना, ये अच्छे से आपको याद रहे, जिसके लिए आपको ज़रूरी है कि एक कॉपी और पेन लेकर के नोट्स बनाते रहें और समय समय पे उसको रिवाइज करते रहें, ठीक है। क्योंकि एक बार लेक्चर देख लिया, 2 बार लेक्चर देख लिया, लेकिन अब बार बार लेक्चर नहीं देख सकते हैं, जिसके लिए हमको क्योंकि लेक्चर देखने में और रिवाइज करने में बहुत अंतर होता है। एक लेक्चर जो होता है कम से कम 15 या 20 मिनट का हो जाता है, लेकिन वही रिवीजन जो होता है उसे थोड़े कम समय में ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहना है कि जो भी चीज़ें देख रहे हैं आप उसको अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाते रहेंगे। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का है, धातु और अधातु। और ये 3 पार्ट्स में कवर होगा, ठीक है। आज हम लोग उसका पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग को पूरा टोटल पढ़ना क्या क्या है। ओवरऑल चैप्टर पूरा किस चीज़ के बारे में है, तो हम लोग पढ़ते हैं ओवरव्यू, पाठ्यक्रम के बारे में देखते हैं कि टोटल सिलेबस क्या रखा गया है इस चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा धातुओं के बारे में और अधातुओं के बारे में, कि धातुओं की परिभाषा क्या है, अधातुओं की परिभाषा क्या है, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म और ऐसे ही अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, इन सब चीज़ों को पढ़ना होगा। और ये आज की वीडियो का कंटेंट होगा और ये बेसिकली पार्ट फर्स्ट होगा इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी के बाद जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण, फिर पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। हालांकि ये ऊपर नीचे हो गया है, इसको पहले पढ़ेंगे और इसको फिर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस सक्रियता श्रेणी, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। तो ये टोटल सेकंड पार्ट में होगा वीडियो कवर, ये पार्ट नंबर 2। फिर लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी विधि को। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण और इससे बचने के उपाय, अर्थात संक्षारण क्या होता है, संक्षारण से हम कैसे बचा सकते हैं धातुओं को, ये उपाय पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग फाइनली पढ़ेंगे मिश्र धातु और अमलगम, मिश्र धातु और अमलगम। तो ये पार्ट 3 होगा, ठीक है, पार्ट नंबर 3 होगा। तो ये 3 पार्ट्स में वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो इसके बाद मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं उन सबकी एक श्रृंखला लेकर के आऊँगा। और फाइनली ये पूरा चैप्टर पूर्ण तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें फिर एक भी चीज़ें बचेंगी नहीं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं धातुओं के बारे में, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। धातु की परिभाषा और भौतिक गुणधर्म और उसके रासायनिक गुणधर्म। तो आप लोग अपने साथ हेडिंग लगा लेंगे धातु। देखिए धातु क्या होते हैं। धातुओं को इंग्लिश में मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर स्वयं को धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर खुद को धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए कि धातुओं का सबसे अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए तो धातु एक ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखते हैं और खुद में धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। चूँकि वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं इसलिए हम उनको कहते हैं धनायन। तो परिभाषा लिखेंगे, ऐसे तत्व, धातु के अंदर परिभाषा लिखेंगे, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति
रखते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। उन्हें हम धातु कहते हैं। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो सोडियम Na जिसको कहते हैं सोडियम को, सोडियम हो गया, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा रहता है, Na के ऊपर क्या लगाता है, प्लस चार्ज लगा होता है। तो सोडियम एक धातु है। धातुओं का ये गुण है कि ये इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति को रखते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। आई होप कि आपको बातें सब समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखते हैं अधातु, कि अधातु क्या होते हैं। तो अधातुओं को देखा जाए तो जैसे सबसे पहले हमने देखा धातु के बारे में कि धातुओं के अंदर क्वालिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की और खुद में धनायन बनाने की प्रवृत्ति। लेकिन अधातुओं क्या होती हैं, ये त्यागेगा तो ये ग्रहण कर लेगा। ये धातु अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करता है अधातु। कौन करता है, अधातु। ये वो देखो, ये धनायन होता है तो वो ऋणायन होता है, क्योंकि ये त्याग करके धनायन बनता है और ले के धनायन नहीं बनता है, ले के ऋणायन बन जाता है। ठीक है, तो अधातु पढ़ेंगे। अधातु को इंग्लिश में नॉन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन मेटल। ये हो गया अधातु, और इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉन मेटल। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, त्याग कर नहीं, क्या करेंगे, ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, अधातु। तो देखो हमने लिख दिया अधातु की परिभाषा, नॉन मेटल की परिभाषा, कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं या प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अधातु। जैसे क्लोरीन, क्या नाम है, क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज लगा होता है, तो क्लोरीन भी क्या हो गया, एक अधातु हो गया। तो अधातुओं के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके माइनस चार्ज को लगाते हैं, अर्थात ऋणायन बनाते हैं अपने लिए। ठीक है, तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं, मेटल कहते हैं। और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। सबसे पहले हम लोग देखें बात तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में। आओ अब चर्चा करते हैं इनके भौतिक गुणधर्म की। सबसे पहले देखते हैं धातुओं के बारे में कि धातु के भौतिक गुणधर्म क्या क्या है। सबसे पहले चीज कि जो धातुएं होती हैं उनके अंदर खुद की चमक होती है और इस चमक को कहते हैं धात्विक चमक। धात्विक चमक, धातुओं के अंदर खुद की चमक होती है जिसे हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक। धातुओं के अंदर खुद की प्रकाश होती है, खुद की चमक होती है, जिसके कारण वो लगातार चमकती रहती है और बाहर से कोई चमक लगाने की इनकी आवश्यकता नहीं होता है। वहीं अधातुओं को अगर देखा जाए तो अधातुओं के पास में खुद की कोई चमक नहीं होती है, उनको बाहर से पॉलिश किया जाता है जिसके कारण उनके अंदर चमक उत्पन्न हो जाता है। जैसे घड़ी होती है तो घड़ी का जो पट्टा होता है काफ़ी चमकता रहता है, तो उस पर पॉलिश किया गया रहता है। जो चमड़े का पट्टा होता है उस पर क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, जिसके कारण वो चमक दिखाई पड़ती है। ठीक है, वहीं अगर धातुओं के बारे में देखेंगे तो धातुओं के केस में ऐसा नहीं होता है, जबकि धातुएं क्या होती हैं, उनके अंदर खुद का चमक होता है और उस चमक को हम लोग कहते हैं धात्विक चमक। क्या कहते हैं, धात्विक चमक। तो धातुओं के अंदर इस प्रकार का चमक होता है जिसको हम लोग कहते हैं धात्विक चमक, और धातुएं खुद के प्रकाश से चमकती है और इसलिए इनके अंदर खुद का चमक पाया जाता है। ठीक है, धात्विक चमक। तो धातुओं के अंदर क्या पाया जाता है, धात्विक चमक। क्या धातुओं के भीतर धात्विक चमक पाया जाता है, यस, धात्विक चमक इनके अंदर होता है। फिर दूसरा पॉइंट अगर बात करें हम लोग तो जो धातुएं होती हैं वो उष्मा की सुचालक होती हैं और इसके साथ ही साथ विद्युत की भी सुचालक होती है। अर्थात धातुओं के अंदर से अगर उष्मा को भेजना हो, हीट को भेजना हो,
तो हीट बहुत आसानी से चल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर बिजली को भेजना हो तो बिजली अर्थात विद्युत भी बहुत ही आसानी से चला जाएगा। अर्थात धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं और ऊष्मा की और विद्युत की भी अच्छी सुचालक होती हैं। अर्थात धातुएं एक अच्छा चालक का काम करती हैं, एक अच्छा कंडक्टर का काम करती है, क्योंकि इनके अंदर से ऊष्मा भी आसानी से चल जाती है और विद्युत धारा भी आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की, ये सीधे बता देते हैं आपको, सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक। किसकी सुचालक होती हैं? तो ये ऊष्मा के लिए और विद्युत के लिए, ऊष्मा के लिए और विद्युत के लिए। ऊष्मा का मतलब हो गया हीट और विद्युत का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी। हीट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सुचालक होती है ऊष्मा और विद्युत की। ठीक है, और इसके बाद अगर देखा जाए, थर्ड पॉइंट के बाद देखा जाए, तो आमतौर पे जो धातुएं होती हैं वे कठोर होती हैं। धातुएं क्या होती है? कठोर होती है, अर्थात इनके अंदर कठोरता का गुण पाया जाता है। ये छूने में कैसी होती है? कठोर होती है। जैसे लोहा हो गया, आयरन हो गया, धातुएं प्राय क्या होती है? कठोर होती हैं, अर्थात इनके अंदर कठोरता पाई जाती है। ठीक है, अर्थात हम कठोर के कह सकते हैं कि इनके अंदर मजबूती ज़्यादा होती है। ये हार्डनेस को दिखाती हैं। अगर इनको छुआ जाएगा तो ये कठोर होती है, जल्दी मतलब बॉडी से प्रेशर लगाने में दबती उतनी नहीं है, पचकती नहीं है, मुलायम नहीं होती है। ये हार्ड लेवल की होती है, कठोर होती है। जैसे लोहा हो गया, तो लोहा जो होता है, आयरन जिसको हम लोग कहते हैं, वो कठोर होता है। ठीक है, लेकिन एक धातु ऐसा है सोडियम, जो कि कठोर नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है? मुलायम होता है। सोडियम क्या होता है? मुलायम होता है। ठीक है, तो सोडियम ये क्या होता है? मुलायम होता है। ये अपवाद के रूप में देख लेंगे। हालांकि आमतौर पर सभी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती है, लेकिन सोडियम क्या होता है? मुलायम होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, यह सुचालक के बारे में और बात अगर कर लिया जाए, तो सुचालक में चांदी अगर देखा जाए तो चांदी के अंदर से विद्युत बहुत तेज गुजरता है। तो इसलिए अगर चांदी को हम लोग कहते हैं कि विद्युत धारा का ये इसमें से प्रवाह बहुत तेज होता है। और चांदी के बाद दूसरे नंबर पे आता है तांबा। तांबा में के बाद आता है एल्युमिनियम। कौन आता है? एल्युमिनियम। तो चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। तो फर्स्ट नंबर पे अगर देखा जाए कि विद्युत धारा सबसे तेज किस में प्रवाहित होगी, तो वो है चांदी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो वो है तांबा अर्थात कॉपर। और इसलिए आजकल देखते होंगे घरों में जो है कॉपर का यूज करते हैं। चांदी का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि चांदी बहुत महंगा होता है। अगर उसके तार बनाने लगेंगे तो ये बहुत खर्चीला हो जाएगा, तो चांदी को हम लोग प्रयोग नहीं देते हैं। ठीक है, वरना इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज पास किसमें से होता है? चांदी में से। ठीक है, चांदी को यूज ना करने का कारण वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है, जिसके कारण हम लोग उसको प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो चांदी हो गया, फिर उसके बाद आ गया कॉपर। कॉपर मतलब हो गया तांबा, और तांबा के बाद हो गया एल्युमिनियम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं, लेकिन अपवाद के रूप में आ गया सोडियम। सोडियम कठोर नहीं होता है, ये क्या होता है? मुलायम होता है। ठीक है, और अगर आगे देखा जाए तो जो धातुएं होती हैं ये प्रायः समान रूप से ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। तो जो धातुएं होती हैं वो आमतौर पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन अगर देखा जाए मरकरी को, मरकरी जिसको कहते हैं पारा, आम भाषा में कहते हैं, तो मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। रूम का जो टेम्परेचर होता है, कमरे का जो तापमान होता है, वो करीब करीब 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो इसके लगभग में पाया जाता है रूम टेम्परेचर। तो 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कहते हैं? रूम टेम्परेचर, कमरे का तापमान। तो कमरे के तापमान में जो मरकरी होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, अर्थात लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बल्कि और जितने भी तत्व होते हैं, जो धातु होती हैं, वे ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। बस मरकरी एक अपवाद है जो कि ठोस अवस्था में न पा करके किसमें पाया जाता है? द्रव अवस्था में। तो मरकरी, मरकरी को हम लोग सिंबल देते हैं Hg। Hg, मरकरी मतलब पारा। ये क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था। ठीक है, तो मरकरी क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पे 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, अब इसके आगे और देखा जाए आगे, तो ये ठोस अवस्था तक में हो गया। इतना बात हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब आगे देखा जाए तो जो धातुएं होती हैं वो आघात वर्धनीय होती हैं। क्या होती हैं? आघात वर्धनीय।
आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीयता का मतलब ये हुआ कि उनको हम लोग पीट पीट करके पतली पतली चादर के रूप में उसको हम लोग बना सकते हैं। तो ये आघात वर्धनीयता का गुण धातुओं के अंदर होता है कि किसी भी धातु को हम लोग पीट करके हथौड़े से या फिर किसी भी साधन से उसको पीट करके पतला पतला चादर के रूप में उसको हम लोग बना सकते हैं। और इस गुण को हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीय। धातुओं के अंदर ये एक विशेष गुण होता है कि इसको चाहे जितना पतला करना चाह सकते हैं उसकी लिमिट तक में हम लोग उसको पीट करके लिमिट तक में पतला कर सकते हैं। और इसकी इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या है, पेपर में अगर पूछेगा तो क्या लिखेंगे? तो धातुओं का यह एक ऐसा गुण होता है जिसके अंतर्गत हम धातुओं को पीट करके पतली चादर के रूप में उसको बना सकते हैं। और इसी गुण को हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता। तो धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। और इसके साथ साथ और अगर देखा जाए तो धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तन्यता का गुण पाया जाता है। अर्थात जो धातुएं होती हैं उनको अगर हम खींच के लंबी लंबी पतली पतली तार बनाना चाहे तो तार भी हम लोग उसको बना सकते हैं। ठीक है, सोना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सोना से बहुत पतला पतला तार हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो सोना हो गया, चाहे और कोई धातु हो गई, उसको हम लोग पीट करके पतले पतले तार के रूप में उसको ढाल सकते हैं। जैसे लोहे का तार आता ही है, लोहे का तार आता है कि नहीं आता है? तो लोहा का तार कैसे बन पाया? लोहा एक धातु है और उसको लोग खींच करके पहले पिघलाएंगे और पिघला कर उसको पीटेंगे और पीटने के बाद हल्का हल्का खींच करके स्ट्रेच करके उससे हम लोग क्या करेंगे? पतले पतले तार के रूप में उसको हम लोग बना सकते हैं। तो धातुओं को खींच कर पतले तार के रूप में बनाने का ये गुण क्या कहलाता है? तन्यता। क्या कहलाता है? तन्यता। धातुओं को खींच कर पतले पतले तार के रूप में बनाने का गुण क्या कहलाता है? तन्यता। क्या कहलाता है? तन्यता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे पढ़ते हैं धातुओं के अंदर का और क्या होता है। ठीक है, तो इतनी क्वालिटी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे अधातुओं के अंदर। ठीक है, अब अधातु, अच्छा, और देखा जाए तो धातुओं का एक भौतिक गुण ये भी है कि धातुओं को जब हम लोग बजाते हैं तो वो ट्रन सी ध्वनि करती हैं। अर्थात इनके अंदर कंपन की गति पाई जाती है और इसके साथ साथ ध्वनि भी जो होती है बहुत तेज होती है। धातुओं को जब बजाते हैं, धातुओं को बजाने के कारण इनके अंदर ध्वनि भी बहुत तेज उत्पन्न होती है और इस गुण को कहते हैं ध्वनि प्रबलता। क्या कहते हैं? ध्वनि प्रबलता, या इंग्लिश में कहते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस। यानी जो धातुएं होती हैं उनको जब हम लोग बजाते हैं तो ये बजाए जाने पर बहुत तेज टन से ध्वनि को उत्पन्न करती है। जैसे स्कूल का रिंगिंग बेल होता है, एक बार चपरासी जब बजाता है टन 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 तो पूरे स्कूल में घंटियां सुनाई पड़ती हैं। इवन हल्का सा बाहर की तरफ भी सुनाई पड़ती है, स्कूल के बाहर भी सुनाई पड़ती है, हाँ घंटी बज गया। तो ध्वनि इनके अंदर काफी होती है। वहीं अधातुओं को अगर देखा जाए तो अधातुएं इतना तेज ध्वनि नहीं करती है जितना तेज धातुएं करती है। ठीक है, तो इनके अंदर ध्वनि प्रबलता का भी गुण पाया जाता है। अर्थात इनको पीटे जाने पर ये बहुत तेज ध्वनि को उत्पन्न करती है। तो ध्वनि का गुण भी इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। अर्थात इनको जब पीटेंगे तो ध्वनि क्या होगा? बहुत तेज निकलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने धातुओं के बारे में भौतिक गुणधर्म पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अधातुओं के बारे में। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्वनि के बारे में नहीं, धातुओं के बारे में। कि धातुओं के अंदर अपनी एक चमक होती है जिस चमक को हम लोग कहते हैं धात्विक चमक। धातुएं जो होती हैं वो उष्मा की और विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। चांदी जो है सबसे तेज सुचालक है, उष्मा के मामले में भी और विद्युत के मामले में भी। धातुओं के अंदर कठोरता का गुण पाया जाता है, लेकिन सोडियम नामक एक धातु ऐसा है जो कि कठोर नहीं है बल्कि ये क्या है? मुलायम है। अधिकतर धातुएं जो होती हैं ठोस अवस्था में होती हैं और इसके साथ ही साथ अधिकतर धातुएं जो होती है ठोस अवस्था में आती हैं। और लेकिन उसमें से पारा को अगर देखा जाएगा, Hg को अगर देखा जाएगा तो Hg को अगर देखा जाए मरकरी जो होती है द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखा जाए आघात वर्धनीयता का गुण, तो जो धातुएं होती है वो आघात वर्धनीय होती है। क्या होती है? आघात वर्धनीय। अर्थात इनको पीटे जाने पर इनको पतले पतले चादर हम लोग उसको बना सकते हैं। तो धातुओं के इस गुण को ही कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। फिर आता है आगे तन्यता। धातुओं को हम लोग पतली पतली तार के रूप में बना सकते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। क्या बोलते हैं? तन्यता। और फाइनली इसके बाद आता है ध्वनि का। तो ध्वनि भी इनके अंदर बहुत तेज उत्पन्न होता है। अब आते हैं अधातु के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे? अधातु के बारे में। यहीं से हरे लगा लेंगे अधातु। तो देखो, धातुओं के अंदर कोई चमक नहीं होती है। क्या धातुओं के अंदर कोई चमक होती है? नहीं, धातुओं के अंदर कोई चमक नहीं होती है। धातुएं चमकती नहीं है।
धातुओं के अंदर कोई चमक होती है? नहीं, धातुओं के अंदर कोई चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन नामक एक ऐसा अधातु है जिसके पास खुद का चमक होता है। प्रायः जो अधातुएं होती है उनके अंदर कोई चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन आयोडीन नामक अधातु के अंदर खुद का चमक होता है। और आयोडीन क्या होता है? चमकता है। तो अपवाद के रूप में क्या लिख देंगे? आयोडीन। क्या लिख देंगे? आयोडीन। क्या आयोडीन चमकता है? हाँ, आयोडीन चमकता है, उसके अंदर चमक उसके अंदर होती है। फिर आगे देखें सुचालक के बारे में। तो जो अधातुएं होती हैं वे ऊष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं, अर्थात इनमें सुचालकता का गुण नहीं पाया जाता है। किसके अंदर? अधातुओं के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट को अंदर चालकता होती है, और अगर इसमें से हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित कराएंगे तो आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ग्रेफाइट आपको देखने को कहाँ मिलेगा? पेंसिल की लीड में। पेंसिल की जो नोक होती है उसमें हम लोग ग्रेफाइट मिलेगा। अगर हम लोग पेंसिल का जो ऊपरी सिरा जहाँ लकड़ी होता है उसको हटा कर खाली अंदर का जो नोक होता है उसको खाली बाहर निकाल दें और एक सिरा इलेक्ट्रिसिटी और डब्बे में डाल दें और पीछे से उसको पकड़ ले तो हमको झटका लग जाएगा। ठीक है, तो विद्युत धारा उसमें पाया जाता है। ग्रेफाइट में क्या होता है? विद्युत धारा पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट इसमें एक अपवाद हो जाएगा। ग्रेफाइट में क्या हो जाएगा? अपवाद। ग्रेफाइट जो होता है वो ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक होता है। फिर आगे देखेंगे तो धातुएं जो होती हैं, अधातुएं जो होती हैं वो कठोर नहीं होती हैं। अधातुएं क्या होती है? कठोर नहीं होती हैं, बल्कि ये क्या होती है? मुलायम होती हैं। लेकिन अपवाद के रूप में देखा जाए तो हीरा देखा जाए तो ये कठोर होता है। ठीक है, अधातुएं क्या होती है? कठोर नहीं होती हैं, बल्कि ये क्या होती है? मुलायम होती है। लेकिन हीरा को देखा जाए तो हीरा जो है कठोर होता है। हीरा क्या होता है? कठोर होता है। हालांकि आमतौर पर अगर देखा जाए तो अधातुएं जो होती हैं वो मुलायम होती हैं, लेकिन हीरा एक अपवाद है, ये क्या होता है? कठोर होता है। ठीक है, अब देखा जाए तो हमने पढ़ा था धातुओं के बारे में कि धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन अधातुएं जो होती हैं वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में, अर्थात ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठोस में भी पाई जाती हैं, द्रव में भी पाई जाती हैं और गैस में भी पाई जाती हैं। ठीक है, और जितनी भी गैस होती हैं इस सब की सब क्या होती हैं? अधातु में होती हैं। ठीक है, तो जो अधातुएं होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों की तीनों अवस्था में क्या होती हैं? पाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं तो आघात वर्धनीयता, जो अधातुएं होती हैं उनके अंदर आघात वर्धनीयता का कोई गुण नहीं पाया जाता है। वे आघात वर्धनीयता के गुण को दिखाती नहीं है, अर्थात उनको पीटने पर वो पतली पतली चादर के रूप में बना नहीं सकते हैं। तन्यता भी इसके अंदर नहीं आता है, तन्यता का गुण भी इसमें नहीं पाया जाता है, अर्थात इनको लोग खींच के पतली तार के रूप में भी बना नहीं सकते हैं। और ध्वनि नहीं करती हैं, ध्वनि भी ये लोग नहीं करती हैं, ज़्यादा ध्वनि तेज नहीं करती। जैसे धातुएं होती हैं, मेटल्स होती है, पीटे जाने पे तेज आवाज करती है, अधातुओं के अंदर ऐसा गुण नहीं होता है। अधातुएं पीटे जाने पे तेज ध्वनि को नहीं करती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़ लिया। अब इसके आगे पढ़ते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। क्या पढ़ते हैं? धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, बाहर की भी कुछ आवाजें आ रही होंगी आप लोग को थोड़ा इस समय, लेकिन उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, सारी आवाजें तो हमारी क्लियर सुनाई पड़ रही होंगी। थोड़ा जिस समय मैं जहाँ वीडियो समय शूट कर रहा हूँ थोड़ा डिस्टर्बेंस वाला इलाका है ये, और इस कारण से यहाँ पे बाहर की भी आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, और उसको मैं चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। हालांकि आपको मेरी आवाज़ एकदम क्लियरली रूप से सुनाई पड़ रही होगी, तो इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए कि आपको कोई दिक्कत होने वाला है। आपको हमारी आवाज़ अच्छे से समझ में आएगी और क्लास भी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बस मन में एक धैर्य रखो कि पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए और पढ़ाने वाला भी अच्छा होना चाहिए। जहाँ दोनों में से किसी का तालमेल बिगड़ा तहाँ पढ़ाई सब चौपट हो गया। पढ़ाई क्या हो गया? चौपट, खराब हो गया, एकदम खराब हो गया। पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने वाला भी चाहिए सही ढंग का। अब पढ़ने वाला का लक्षण है कि जब पढ़ाई करेगा तो अपना प्रॉपर ढंग में नोट्स वगैरह सब लेके चलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप चलते रहा पे अगर वीडियो सुन रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन घर पे जब आवे तो अपना उसका नोट्स बनावे और उसको समय समय पर रिवीजन करते चलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म।
के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। देखिए, अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया। पहले क्या देखेंगे? ऑक्सीजन के साथ क्रिया। जब किसी धातु का क्रिया हम लोग ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो फिर क्या होता है? तो जब कोई धातु की क्रिया, कोई धातु है और उसकी क्रिया हम लोग ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड और प्लस कुछ नहीं बनेगा। तो जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। कोई भी धातु ले लेंगे एग्जाम्पल ग्रुप में, जैसे मान लो धातु ग्रुप में हमने लिया मैग्नीशियम को और रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, कोई भी धातु लेंगे, जैसे मान लेते हैं धातु के स्थान के लिए हमने मैग्नीशियम Mg और प्लस यहाँ लगा दिया O2, बन जाएगा MgO। क्या बन जाएगा? MgO। मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो, अब इसके बाद बारी आती है इसको बैलेंस करने की, संतुलित करने की। हालांकि ये संतुलित अवस्था में तो है नहीं, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम बराबर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन फंस गया। यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देते हैं और यहाँ पे हम लोग 2 लगा देते हैं। अब सब बराबर हो गया, 2 मैग्नीशियम हो गया और 2 मैग्नीशियम इधर भी हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया। अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हमने देखा कि धातुएं जब होती हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो बनाती हैं वो बनाती है धातु ऑक्साइड। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। धातुओं का क्रिया ऑक्सीजन के साथ होगा तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड। धातुओं का क्रिया ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा धातु ऑक्साइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जब धातुएं, अब देखते हैं जल के साथ जब क्रिया करती है, जल मतलब H2O, जल मतलब H2O, जल के साथ, तो जल के साथ जब क्रिया करती हैं तो धातुएं या तो धातु ऑक्साइड बनाएंगी या तो धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाएंगी। धातु क्या बनाएंगी? या तो ऑक्साइड बनाएंगे धातु के, या फिर धातु के हाइड्रा ऑक्साइड बनाएंगे और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को भी मुक्त करेंगी। हाइड्रोजन गैस को भी मुक्त करेंगी। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जल के साथ रिएक्शन, जल मतलब हो गया H2O। मान लो कोई धातु है और धातु की क्रिया हम लोग जल के साथ की है, जल मतलब H2O। क्या बना दिए? H2O। तो जब इसकी क्रिया ये कराएंगे तो बनेगा धातु ऑक्साइड। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। और इसके साथ बनेगा धातु हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बनेगा? धातु हाइड्रा ऑक्साइड। या इसके साथ क्या बनेगा? धातु हाइड्रा ऑक्साइड। धातु हाइड्रा ऑक्साइड। और इसके साथ बनेगा हाइड्रोजन गैस और ये ऊपर की ओर उड़ जाएगा। ठीक है, तो धातुओं का रिएक्शन जब जल के साथ होता है तो धातु ऑक्साइड बनता है या फिर धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। दोनों में से कोई भी बन जाएगा और इसके साथ साथ बनेगा हाइड्रोजन गैस और वो उड़ के निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे एग्जांपल में अगर देखा जाए इस चीज को लेकर के, तो आगे देखते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं कि Mg इसका रिएक्शन कराया हमने H2O अर्थात जल से, तो ये बनाएगा MgO। क्या बनाएगा? MgO और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या होगा? उड़ जाएगा और निकल जाएगा। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने जल के साथ कराया तो ये बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसके साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस क्या हो गया? मुक्त हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर देखा जाए। अच्छा, अब रिएक्शन देखते हैं क्या बैलेंसिंग करने का, कि बैलेंस है कि नहीं है। देखो एक मैग्नीशियम इधर है और एक मैग्नीशियम इधर है, बैलेंस। एक ऑक्सीजन इधर है और एक ऑक्सीजन इधर भी है, बैलेंस। एक 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है, ये पूरा क्या है? बैलेंस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ मान लेते हैं ये कैल्शियम हो गया और ये हो गया जल H2O। क्या हो गया? H2O। तो ये बना देगा CaOH ट्वाइस। क्या बना देगा? CaOH ट्वाइस। और इसके साथ साथ बना देगा हाइड्रोजन गैस। क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस।
सबसे पहले देखो क्या निकला। अब यहाँ क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मत छो बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का रिएक्शन कराया जल के साथ, तो बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, उड़ गया। ठीक है, आपने क्या देखा। अब इसको आते हैं बैलेंस करने के बाद, बैलेंस करने के बाद, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं इसको बैलेंस नहीं करूँगा। इस चीज़ का मैं वेट करूँगा कमेंट सेक्शन में कि कितने बच्चे ऐसे होनहार हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद प्रॉपर ढंग में कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या हमने आया, क्या हमने नहीं आया। अब इस रिएक्शन को ध्यान से आप लोग देख लो कि ये जो रिएक्शन है क्या ये बैलेंस है, और यदि बैलेंस है तो इस रिएक्शन को कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना कि यस सर ये बैलेंस है। और यदि ये मान लो बैलेंस नहीं भी है, संतुलित नहीं भी है, तो कमेंट सेक्शन में इसका संतुलित रूप क्या होगा, बैलेंस रूप क्या होगा, उसको बाकायदे लिख के हमको आप जवाब दीजिए। ठीक है, आई विल चेक इट। मैं इसको चेक भी करूँगा और इसके साथ उस पर रिप्लाई भी दूंगा कि हाँ आपका सही है। और बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। इससे मालूम भी चलेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और इसके साथ साथ पढ़ाई मान लो कर रहे हैं तो आप लोग जागरूक भी हैं कि पूछे गए क्वेश्चंस का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। ठीक है, तो इसे आपका ये होमवर्क है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको देंगे। ये क्या क्या होगा, HW होमवर्क। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जल के साथ रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया। अब जल के बाद हम लोग देखते हैं लवण के साथ, अरे सॉरी अम्ल के साथ, तनु अम्लों के साथ। ये आपका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और हाँ एक बात और, गैलियम एक प्रकार का तत्व होता है जिसे जब हम अपने हाथों में लेते हैं तो ये पिघलना शुरू हो जाता है, अर्थात द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। इसका भी आंसर आपको देना है कि गैलियम जो होता है वो क्या है, धातु है कि अधातु है, इसका भी आपको आंसर देना है। तो 2 क्वेश्चन आपका कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ा गया है। एक क्वेश्चन दिया गया, इसको बताना है आपको कि ये क्या है, धातु है